हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग कर रहे हैं डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 5 है। पिछले वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम लिया था जो हमारा फोर्थ प्रॉब्लम था। देख सकते हैं वहां पर हमें एंगल सेक्शन गिवन था। क्वेश्चन में हमें एंगल सेक्शन गिवन था, हमको कैलकुलेट करना था उसका डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ। डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ हमको कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन में हमको एंगल सेक्शन गिवन था। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग लेने वाले हैं प्रॉब्लम 5, उसमें हमें टेंसाइल फोर्स गिवन है और हमें बताना है कि सूटेबल एंगल सेक्शन उसके लिए कौन सा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए किस तरीके से दिया है। डिजाइन ए सूटेबल एंगल सेक्शन टू कैरी फैक्टर्ड टेंसाइल फोर्स। ध्यान देना, क्वेश्चन में फैक्टर्ड टेंसाइल फोर्स गिवन है। अगर क्वेश्चन में सर्विस फोर्स गिवन होता है तो जो भी वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई बाय 1.5 करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन लिखेंगे। यहाँ पर हमको टेंशन गिवन है जो कि 210 किलो न्यूटन। इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फैक्टर टेंसाइल फोर्स गिवन है। अगर सर्विस लोड गिवन होता तो सर्विस लोड को मल्टीप्लाई करना होता है 1.5 से, ऑफ सेफ्टी से, लेकिन फैक्टर टेंसाइल फोर्स को कुछ नहीं करना। यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपको टेंशन गिवन है। अब देखो क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन है। अज्यूम ए सिंगल रो ऑफ M20 बोल्ट्स। ये जो 20 होता है ये अपना डायमीटर गिवन है। तो जो जो गिवन पार्ट है वो हम लोग मार्क करते जाएंगे। फिर हमको नेक्स्ट डायमीटर गिवन है 20 mm। अब देखो डायमीटर जैसे आपको मिल जाएगा उसके साथ डी नॉट की भी वैल्यू लिख देना। तो 20 mm के लिए डी नॉट क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आपका 16 से 24 के बीच में है तो डी नॉट के लिए D+2 करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग D+2 करेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, 22 mm। तो डी नॉट हो गया आपका 22 mm। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है। द यील्ड स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज 250 MPa एंड 410 MPa रेस्पेक्टिवली। तो पहला जाता है हमारा यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ को कहते हैं Fy, है 250 MPa। MPa का मतलब होता है न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये हो गया आपका Fy। और जो नेक्स्ट गिवन है अल्टीमेट स्ट्रेंथ उसको कहते हैं Fu। U फॉर अल्टीमेट, और उसकी वैल्यू दी है 410 MPa मतलब न्यूटन पर mm²। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका गिवन पार्ट। और देखेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है। द लेंथ ऑफ द मेंबर इज 3 मीटर। यहाँ पर जो लेंथ देते हैं उसको कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव आपको दिया है 3 मीटर। तो 3 मीटर है तो उसको कन्वर्ट कर लो। मीटर में हम लोग नहीं रख सकते, हमको देखो यहाँ पर सारे mm में है, हमारी सारी mm में वैल्यूज है, तो इसको भी mm में कर लो। तो दैट इज इक्वल्स टू 3000 mm। ठीक है, इसको कहते हैं KL। इफेक्टिव लेंथ को हम लोग कहते हैं KL। 3000 mm हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो T है ये 210 किलो न्यूटन में है। तो देखो यहाँ पर सारी वैल्यूज mm और न्यूटन में है, यहाँ पर भी न्यूटन में है और यहाँ पर भी न्यूटन में। तो चाहिए तो इसको भी न्यूटन में कर सकते हैं हम लोग। तो इसको भी न्यूटन में करने के लिए 210 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से जो वैल्यू जब रिक्वायर है तब हम लोग ले लेंगे। न्यूटन में लेना है तो न्यूटन में लेंगे, किलो न्यूटन में लेना है तो किलो न्यूटन में लेंगे। तो चलिए अभी सोल्यूशन पार्ट आप स्टार्ट कैसे करेंगे। हमको क्या बताना है यहाँ पे कि सूटेबल एंगल कौन सा है इस टेंसाइल फोर्स को झेलने के लिए। तो देखो आप सिलेक्शन कैसे करोगे। स्टील टेबल में आप देखोगे तो स्टील टेबल में कई सारे मेंबर्स गिवन है। स्टील टेबल में यहाँ पर देखो, मैं एक पेज आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर टेबल नंबर 1 में एग्जांपल दे रहा हूँ रोल्ड स्टील इक्वल एंगल्स का। तो यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, जैसे 20-20, 25-25, 30-30, 35-35, 40-40, बहुत सारे। तो इसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे। तो देखो सिलेक्शन किस बेस पे किया जाता है। यहाँ पर देखो एक नोट लिखा है, सिलेक्शन ऑफ एंगल सेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड एंड मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अभी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड वाला और मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। तो देखो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 1 हमारा क्या है, जी मतलब ग्रॉस, ए मतलब एरिया। तो हमें ग्रॉस एरिया कैलकुलेट करना है रिक्वायर्ड। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है T इंटू गामा M0 अपॉन Fy। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला आता है यील्डिंग के फॉर्मूले से। देखो यील्डिंग का फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिया था, सकते हो। यील्डिंग का जो फॉर्मूला है इसमें से Ag को बाहर निकाला है, खाली Ag को बाहर निकाला तब जाके हमारा ये फॉर्मूला बना है।
एजी को हमने वहां से बाहर निकाल दिया। अब देखो पुट करो इसमें वैल्यूज, तो देखो यहाँ पर जो हमको एफ वाई पुट करना है, एफ वाई हमारा न्यूटन में है, तो यहाँ पर जो हम लोग टी रखेंगे वो भी न्यूटन वाला होना चाहिए। एजी रिक्वायर्ड, ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड, टेंशन यहाँ पर रख दो 210 इंटू 10⁻³ न्यूटन वाला चाहिए हमको, क्योंकि हमको एफ वाई रख रहे हैं वो भी न्यूटन वाला रख रहे हैं हम लोग, इंटू गामा एम नॉट। तो यहाँ पर गिवन पार्ट में हम लोग और कुछ वैल्यूज लिख देंगे। गामा एम नॉट होता है 1.1, ये चीज आपको पता होगा। गामा एम वन होता है 1.25, और एक चीज यहाँ पर आएगा गामा एम बी होता है 1.25। ठीक है, ये सब गिवन पार्ट आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर देखो टेंशन मेंबर की वीडियो में बताया था, गामा एम नॉट होता है 1.1 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर फेलियर एट यील्डिंग, और यहाँ पर देख सकते हो गामा एम वन होता है 1.25 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर एट अल्टीमेट स्ट्रेस, और ये जो और गामा एम बी है ये बोल्ट के लिए जाता है। लोग बोल्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे तब ये वाला लगाएंगे, तो वो आगे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या रखना है, गामा एम नॉट रखना है, तो गामा एम नॉट रखेंगे 1.1 अपॉन एफ वाई, एफ वाई यहाँ से देख सकते हो 250, तो इसको कैलकुलेट करो। देखो यहाँ से आंसर आता है 924, ठीक है 924, और ये जो यूनिट होगा mm² होगा इसका यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड मिल गया, पहला चीज यहाँ से मिल गया ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड। अभी हमको कैलकुलेट करना है मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। अब ये मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन कहाँ से आएगा, देखो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन आर मिनिमम वो कहाँ से आएगा, स्टिफनेस से आएगा। अब स्टिफनेस कहाँ से मिलने वाला है आपको, स्टिफनेस मिलेगा, देखो यहाँ पर पिछले वीडियो में मैंने आपको दिया था यहाँ पर मैक्सिमम लिमिटिंग सेंडलनेस रेशियो जो कि होता है स्टिफनेस की रिक्वायरमेंट। तो यहाँ से हम लोग कौन सा लेंगे, ये चीज आपको IS 800 2007 में भी मिल जाएगा। IS 800 2007 पेज नंबर में बता देता हूँ, यहाँ पर देखो पेज नंबर 20 पे आपको ये चीज मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कौन सा लेंगे, यहाँ पर तो कितनी सारी वैल्यू दी है, KL अपॉन आर की 180 180 250 300 350 400, आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे। देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से दिया है, हमको एंगल सेक्शन को डिजाइन करना है, तो ये जो एंगल सेक्शन है जाहिर सी बात है ये रूफ ट्रस में ही यूज होने वाला है। तो रूफ ट्रस के लिए जो वैल्यू हमको लेनी होती है वो देखो कौन सी है। अगर आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपका जो मेंबर है वो रिवर्सल स्ट्रेस झेल रहा है, तो आपको सेंडरनेस रेशियो 180 लेना होगा। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि आपका मेंबर जो है वो रिवर्सल स्ट्रेस झेल रहा है, तो आप लेंगे 180। नहीं तो अब हम कौन सा लेने वाले हैं, ए मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज टाई इन ए रूफ ट्रेस, तो हम लोग लेने वाले हैं ये वाला, ए मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज ए टाई इन रूफ ट्रेस, जिसकी लैम्बडा की वैल्यू है 350। देखो यहाँ पर बहुत सारे टेबल है, तो मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर कुछ मेन टेबल्स ही दिए थे। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको मेन वैल्यू बताई थी कि टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस, अगर क्वेश्चन में रिवर्सल मेंशन किया होगा तो आप लैम्बडा की वैल्यू 180 लेंगे, नहीं तो देखो रूफ ट्रस के लिए हम लोग लेते हैं 350, टाई मेंबर जो होगा टाई मेंबर के लिए लेते हैं 350, और ये जो 400 है ये फॉर एनी अदर टेंशन मेंबर, जैसे कि प्लेट के लिए, प्लेट के लिए होगा तो हम लोग ये लेंगे, प्लेट के लिए करना होगा तो 400 लेंगे, और टाई मेंबर के लिए 350 लेंगे, और सिर्फ रिवर्सल क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए तब भी आप 180 लेंगे। तो अभी हम लोग लैम्बडा की वैल्यू लेने वाले हैं 350। तो यहां से आप स्टिफनेस जिसको हम लोग कहते हैं लैम्बडा इक्वल्स टू 350। अब हमको तो चाहिए आर मिनिमम, आर मिनिमम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है मैक्सिमम सेंडरनेस रेशियो इज इक्वल्स टू KL अपॉन आर। ठीक है, KL अपॉन आर, तो हम लोग आर कैलकुलेट कर सकते हैं, आर मिनिमम हमको चाहिए, तो लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है, KL अपॉन आर। यहां से हमको लैम्बडा पता है 350, हमको KL पता है 3000, तो एक अननोन है आर, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कर लो, लैम्बडा रख दो यहाँ पर 350 इक्वल्स टू KL, KL कितना है 3000, वाला चाहिए हमको, ठीक है 3000 लेंगे यहाँ से, 3000 अपॉन आर, एक अननोन है, एक अननोन आपको आराम से मिल जाएगा, तो आर कैलकुलेट करो यहाँ पर
देखो एक अननोन आराम से सॉल्व कर सकते हैं कैलसी में। 350 कर दो, यहाँ पर चाहिए तो इसको आर को साइड में कर दो, नहीं करना तो डायरेक्टली कर सकते कैलकुलेटर में। ऊपर रखो 3000 और नीचे रखो x और इसको कर दो सॉल्व फॉर x। यहाँ से जो x का आंसर है 8.57 वो आपका r का आंसर है। तो r मिनिमम इक्वल्स टू 8.5 mm। ठीक है, ये जो आंसर है वो mm में आएगा। तो r मिनिमम यहाँ से आपको मिल गया 8.5 mm। अब देखो जो चीज आपको चाहिए वो तो मिल गया। सिलेक्शन ऑफ एंगल सेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड, ग्रॉस एरिया मिल गया 924, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन मिल गया 8.5 mm। आप सेलेक्ट कैसे करेंगे एंगल को? तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में एंगल सेक्शन सिर्फ बोला है, मतलब हमको सिंगल एंगल सेक्शन देखना है। अगर आपको क्वेश्चन में डबल एंगल सेक्शन दिया होगा तो डबल एंगल सेक्शन के लिए क्या क्या करना है वो मैं आपको ये प्रॉब्लम खत्म होने के बाद इसी वीडियो के एंड में बता दूंगा। कुछ नहीं करना होता, बस सिंगल एंगल का आपको कैलकुलेट करना होता है और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आपको यहाँ पर कोडल प्रोविजंस दिए थे एंगल के, तब आपको बताया था आपको सिंगल एंगल के लिए कैलकुलेट करना है। अगर आपको दो एंगल के लिए डिजाइन करना होगा तब आपको बस डिजाइन स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 2 इंटू डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल एंगल करना होता है। ठीक है, एक एंगल के लिए खाली डिजाइन करना है और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो आपको डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ये दोनों एंगल्स मिल जाता है। तो वैसे ही ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको सिंगल एंगल डिजाइन करना है। तो अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपको डबल एंगल डिजाइन करना है तो वो मैं आपको इसी वीडियो के एंड में समझा दूंगा। तो चलिए, अभी हमें एरिया रिक्वायर्ड मिल चुका है, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन मिल चुका है। लेकिन अगर आप स्टील टेबल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, स्टील टेबल में जो सेक्शनल एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है और स्टील टेबल में रेडियस ऑफ गायरेशन देखो तो वो सेंटीमीटर में गिवन है। तो सबसे पहले क्या करो, जो आपको एरिया रिक्वायर्ड की वैल्यू मिली है वो mm स्क्वायर में मिली है तो उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। रेडियस ऑफ गायरेशन मिनिमम की वैल्यू mm में मिली है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तब भी जाके हम लोग स्टील टेबल में ढूंढेंगे। नाउ सेलेक्ट एंगल फ्रॉम स्टील टेबल हैविंग AG। एरिया रिक्वायर्ड है हमारा 924, लेकिन ये mm स्क्वायर में है तो हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। तो ये आंसर आएगा आपको 9.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको 9.24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको एरिया वहां पर ढूंढना पड़ेगा। और जो आर मिनिमम है, आर मिनिमम इक्वल्स टू 8.5 mm है। यहाँ पर 8.5 mm को सेंटीमीटर में कर दो तो यहाँ पर 10⁻⁻1 से उसको मल्टीप्लाई कर दो तब जाके वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहाँ पर हमने 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई किया था तब जाके सेंटीमीटर स्क्वायर में आया था। यहाँ पर हम लोग उसको 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो है 0.85 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपको आर मिल गया 0.85 सेंटीमीटर और एरिया आपको देखना है 9.24। तो ये दोनों वैल्यू याद रखो और अब हमको वहां पर ढूंढना है स्टील टेबल में। तो आपके पास स्टील टेबल होगा तो उसको खोल लो। आपको देखना है टेबल नंबर 1 में देखो। अभी देखो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में कुछ दिया है कि नहीं। रोल्ड स्टील इक्वल एंगल्स में हम लोग देख रहे हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि हमको कहां पर देखना है। क्वेश्चन में कभी कभार क्लियरली मेंशन करते हैं कि आपको इक्वल एंगल चाहिए, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन करेंगे कि अनइक्वल एंगल चाहिए। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा तो आप वो ही पर्टिकुलर जगह पर देखोगे अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है तो। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है इक्वल एंगल चाहिए कि अनइक्वल एंगल चाहिए तो वो आपकी चॉइस है, आप किसी में भी देख सकते हो, इक्वल या फिर अनइक्वल कहीं पर भी देख लेना। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं इक्वल एंगल में। तो आप अपनी स्टील टेबल की बुक में से टेबल नंबर 1 खोल लो, वहां पर अभी हमको सेक्शनल एरिया में देखना है। ये वाला कॉलम आप देख सकते हो सेक्शनल एरिया का कॉलम है। तो सेक्शनल एरिया के बेसिस पे हम अपना एंगल चुनते हैं। तो हमको सेक्शनल एरिया कितना चाहिए पर ढूंढो 9.24, 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 10 8 11 7 देखो 9.76 आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर देखो 9.76
ये है नियरली 9.24। हमारे रिक्वायरमेंट क्या है 9.24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर देखो यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। हमारा रिक्वायरमेंट है 9.24, तो हमको आसपास का मिल गया है 9.76। ये आप सेलेक्ट करेंगे। जो एरिया है वो किसका है, देखो ISA 6565 और जिसका थिकनेस है 8 mm। ध्यान से देखो ये वाला कॉलम जो है वो थिकनेस है इन mm, तो 8 mm थिकनेस है और सेक्शनल एरिया मिल गया 9.76। लेकिन इसको सेलेक्ट करने से पहले आपको रेडियस ऑफ गायरेशन भी देखना पड़ेगा। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या देखना पड़ता है हमको, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। हमारा मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होना चाहिए 0.85, मतलब ये 0.85 मिनिमम है, आप इसके नीचे नहीं जा सकते। तो 0.85 देखो है क्या नहीं चेक करो। अभी इसी लाइन में आगे चलो, यहाँ पर देखो रेडियस ऑफ गायरेशन के यहाँ पर 3 कॉलम है। रेडियस ऑफ गायरेशन देख सकते हो यहाँ पर 3 कॉलम है रेडियस ऑफ गायरेशन में के। आपकी वैल्यू कहाँ पर है, देखो सेकंड लास्ट है, तो यहां से सेकंड लास्ट में देखो रेडियस ऑफ गायरेशन में सेकंड लास्ट में आपको मिनिमम देखनी होगी। एक है 1.96, एक है 2.47, एक है 1.25। तो इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है 1.25। ये तो मिनिमम है रेडियस ऑफ गायरेशन का इस टेबल में से। लेकिन आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है 0.85 सेंटीमीटर। यहां पर देखो ये सेंटीमीटर में, ठीक है 0.85 सेंटीमीटर, तो ओके है ना, मतलब हमारे 0.85 से ऊपर ही है तो चलेगा। हमको बस 0.85 से नीचे नहीं चाहिए, मतलब ऊपर ही है तो चल जाएगा। तो ये हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग अपना ये मेंबर सेलेक्ट कर रहे हैं। देखो हमने क्या सेलेक्ट किया ISA 6565 जिसकी थिकनेस है 8 mm, जिसका सेक्शनल एरिया मिला 9.76 और जिसका मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन है 1.25। इस तरीके से आपको स्टील टेबल में अपने सेक्शन को ढूंढना है। यहाँ पर हमने इसको इक्वल एंगल्स में ढूंढा क्योंकि हमको क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं था कि इक्वल एंगल चाहिए या अनइक्वल चाहिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अनइक्वल में भी जाके ये सेम कंडीशन ढूंढ सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको यही सेम मेंबर वहां पर मिलेगा, कोई और मेंबर मिलेगा तो आप ले सकते हो, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आपका एरिया 9.24 सेंटीमीटर स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, तो 9.76 है मतलब ओके। उसके बाद मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन 0.85 से कम नहीं हो सकता, तो यहाँ पर जो मिनिमम है वो 1.25 है, मतलब 0.85 से ऊपर ही है, मतलब यहाँ पर भी ओके। तो यहाँ से सारे कंडीशन हमारे सेटिस्फाई हो गए, तो सेलेक्ट कर लिया हमने ISA 6565। तो चलो वहां पर लिख लो, ये सब जो मैंने सर्कल किए हैं वो सब वहां पर लिख लो। अभी आप देखो ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर में है और सेंटीमीटर में है, हमको चाहिए होता है mm स्क्वायर में और mm में। देखो यहाँ पर हमको mm स्क्वायर और mm में रिक्वायरमेंट है, तो कन्वर्ट कर लो वापस। तो यहां से जो आपका AG होगा, अब आपको जो AG होगा वो AG रिक्वायर नहीं होगा, ये AG ग्रॉस एरिया ऑफ द सेक्शन है ISA 6565। ये जो हमने लिया था वो AG रिक्वायर्ड था, ये हमको इतना रिक्वायरमेंट है 9.24 की। का जो AG है वो ग्रॉस एरिया है 6565 विथ 8 mm थिकनेस वाले ISA का, ठीक है। तो AG कितना है 9.76 सेंटीमीटर है, लेकिन हमको चाहिए mm स्क्वायर में, तो 9.76 इंटू 10⁻² कर दो, तब जाके ये mm स्क्वायर में आ जाएगा। AG ग्रॉस एरिया 976 mm स्क्वायर, और यहाँ से जो R मिनिमम जो था वो 1.25 सेंटीमीटर में है, 1.25 इंटू 10⁻1 कर दो, तब जाके वो mm में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको R मिनिमम 12.5 mm, ठीक है। ये हो गए हमारे सारे वैल्यूज कन्वर्ट जैसे थे वैसे। तो ये है आपका ग्रॉस एरिया और R मिनिमम। अब ये लेने लायक है क्या नहीं, और एक बार आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। AG शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू AG रिक्वायर्ड। तो आपका AG क्या है 976, AG रिक्वायर्ड क्या है, AG रिक्वायर्ड देखो कितना था 924, मतलब ओके है। तो यहां से हमने ये चीज चेक कर दी। देखो अब ये जो R मिनिमम है यहां पर भी एक चेक हमको करना पड़ता है कि हमारा लैम्बडा इक्वल्स टू 350 से ऊपर नहीं जाना चाहिए।
यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर दिया गया था मैक्सिमम उतना हो सकता है, लिमिटिंग और मैक्सिमम स्टैंडर्डनेस रेशियो इज 350। आप 350 से ऊपर नहीं जा सकते, लैम्बडा की वैल्यू आपकी 350 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका लैम्बडा 350 से ऊपर जा रहा है कि नहीं। लैम्बडा आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होता है, के एल अपॉन आर मिनिमम। तो के एल आपको पता है, यहाँ पर देखो के एल हमने लिखा था जो कि है 3000, यहाँ पर देख सकते हो के एल इक्वल टू 3000 mm, आर अभी हमको मिला है 12.5, तो यहाँ पर रख दो 3000 अपॉन 12.5, तो कैलकुलेट करो ये कितना आता है 240। तो यहां से जो आंसर आता है वो आता है 240, विच मीन्स इट इज लेस देन 350। तो लेस देन होना चाहिए 350, आप 350 से ऊपर नहीं जा सकते, वो आपको कंडीशन दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है 350, हमारा 240 है। इसका मतलब ये भी चेक हमारा, एक और चेक यहाँ पर जो हमने किया यहाँ पर भी हमारा ओके निकला। अब जाके हम लोग इसको एज ए फाइनल सेक्शन मानेंगे। तो दिस इज आवर सेलेक्टेड फाइनल सेक्शन ISA 6565 8 mm। ये तो हमने अभी सेलेक्ट कर लिया, अब हमको इस पे चेक्स भी लगाने होते हैं। ये तो हमने सिलेक्शन चेक लगाया, यहाँ पर देखो सिलेक्शन ऑफ द एंगल वो चेक किया हमने, सिलेक्शन चेक लगा के हमको मिल गया कि ये वाला हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। अब हमको इसके ऊपर स्ट्रेंथ के भी चेक करने होते हैं। अब स्ट्रेंथ के चेक्स कौन से होते हैं, स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग, स्ट्रेंथ ड्यू टू रैप्चर, स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शेयर, ये सब भी चेक करना होता है। और तब जाके हम लोग इसको फाइनल मानेंगे कि ये टेंसाइल फोर्स 210 किलो न्यूटन लेने के लायक है क्या नहीं। अब तो हमने सिर्फ सिलेक्शन चेक लगाया था उसको। तो चलो इसके बाद का जो स्टेप 2 होगा वो होगा आपका कैलकुलेट करना है डिजाइन ऑफ बोल्ट, मतलब आपको कैलकुलेट करने हैं कि कितने नंबर्स ऑफ बोल्ट रिक्वायरमेंट है। तो नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायरमेंट के लिए आपको कैलकुलेट करना होता है बोल्ट वैल्यू। अब ये जो बोल्ट वैल्यू कैलकुलेशन पार्ट है ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं बोल्टेड कनेक्शन में, तो वापस से मैं ये पूरा कैलकुलेशन पार्ट लेके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आपने बोल्टेड कनेक्शन देखा होगा, तो डिजाइन ऑफ बोल्ट हमको करना होता है। देखो एक चीज यहाँ पर मुझे आपको बताना है, अगर आपको डायमीटर ऑफ द बोल्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यहाँ पर देखो डायमीटर ऑफ द बोल्ट हमको तो दिया है क्वेश्चन में कि M20 का बोल्ट है, M20 मतलब डायमीटर ऑफ द बोल्ट इज 20 mm, क्वेश्चन में गिवन है डायमीटर ऑफ बोल्ट। अगर बाय चांस आपको क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ द बोल्ट गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे 6.05 अंडर रूट टी मिनिमम। इस फॉर्मूले से आप मिनिमम डायमीटर ऑफ द बोल्ट कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर लिखा है यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड मिनिमम डायमीटर ऑफ बोल्ट इफ डायमीटर इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में डायमीटर गिवन नहीं है तो ही आप ये फॉर्मूला लगाएंगे 6.05 अंडर रूट टी मिनिमम, वेयर टी मिनिमम इज, ध्यान से देखो अभी क्वेश्चन में टी मिनिमम कौन सा है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमको कोई थिकनेस गिवन नहीं है, तो एक स्टैंडर्ड थिकनेस यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो एंगल सेक्शन है इसको गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट करना होता है, तो अगर क्वेश्चन में आपको गसेट प्लेट की थिकनेस नहीं गिवन है तो आप लेंगे स्टैंडर्ड थिकनेस जो कि होगा 10 mm थिक गसेट प्लेट। ये चीज आप लेंगे 10 mm थिक गसेट प्लेट, स्टैंडर्ड थिकनेस होगी ये, अगर क्वेश्चन में आपको गसेट प्लेट की थिकनेस नहीं गिवन है। यहाँ पर आपको रखना है टी मिनिमम। आपके पास दो थिकनेस है, एक थिकनेस है ये देखो 8 mm जो कि आपके एंगल की थिकनेस है, ISA जो एंगल सेलेक्ट किया था उसकी थिकनेस है 8 mm, और जो स्टैंडर्ड थिकनेस है गसेट प्लेट की वो है 10 mm। तो इसमें से मिनिमम कौन सा है 8 mm, जाहिर सी बात है मिनिमम है 8 mm। तो आप यहाँ पर आप 8 रखोगे अंडर रूट 8, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे 6.05 अंडर रूट 8, तब आपको आंसर 18 तो नहीं आएगा, आंसर कुछ 17 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है। लेकिन आपको एक चीज पता होगा कि बोल्ट का डायमीटर कभी भी ऑड नंबर नहीं होगा, हमेशा इवन नंबर ही होगा, 14, 16, 18, 20, ठीक है। तब आप 17 सेलेक्ट नहीं करोगे तो आप नीचे भी नहीं जाओगे, मतलब आप 16 सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस फॉर्मूले से जो आपको डायमीटर मिलता है वो मिनिमम डायमीटर मिलता है। तब आपको 17 तो मिनिमम मिला है लेकिन आप 17 नहीं ले सकते, आपका नंबर इवन नंबर होना चाहिए, तो हम लोग लेंगे 18, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे 18। तरीके से आप डायमीटर ऑफ द बोल्ट सेलेक्ट करोगे 18 mm।
लेकिन ध्यान से देखो, हमको क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है, इसलिए हम लोग 20 mm लेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में 20 mm बोल्ट गिवन है। ये चांस मैंने कब बताया, जब आपको क्वेश्चन में डायमीटर नहीं गिवन होगा, तो ये फॉर्मूला आप यूज करके डायमीटर फाइंड करेंगे। तो हम लोग जो डी ले रहे हैं वो हमारा 20 mm है, तो डी नॉट हो गया 22, वो चीज मैंने आपको ऊपर बता दिया था। अब आपको कैलकुलेट करना है बोल्ट वैल्यू। बोल्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको करना पड़ता है, सबसे पहले शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कैलकुलेट करना होता है। उसका फॉर्मूला होता है VDSB इक्वल्स टू FUB अपॉन √3 गामा MB और ब्रैकेट में NN ANB प्लस NS ASB। तो ये चीज मैं आपको बोल्टेड कनेक्शन में बता चुका हूँ। ये फॉर्मूला सब आपके IS 800 में दिया हुआ है। पेज नंबर यहाँ से आप देखोगे तो पेज नंबर 75 पर ये सारे फॉर्मूले आपको दिए गए हैं। अगर आपने बोल्टेड कनेक्शन देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है वो हम लोग लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखना सिंगल एंगल के लिए कर रहे हैं। क्वेश्चन में हम लोग जो एंगल है वो हमारा सिंगल एंगल है, क्वेश्चन में डबल एंगल मेंशन नहीं किया ना, मतलब सिंगल एंगल के लिए कर रहे हैं हम लोग। तो सिंगल एंगल के लिए आप लेंगे NN इक्वल्स टू 1। देखो, देयर इज सिंगल एंगल कनेक्टेड टू गसेट प्लेट, देयर विल बी ओनली वन सिंगल शेयर। एक एंगल कनेक्टेड है तो एक ही शेयर होगा, अगर दो एंगल कनेक्टेड है तो दो शेयर होगा। ये चीज आपको पता होगी। सिंगल एंगल कनेक्टेड तो सिंगल शेयर, डबल एंगल कनेक्टेड तो डबल शेयर। तो आप NN इक्वल्स टू 1 रखेंगे फॉर सिंगल शेयर, NN इक्वल्स टू 2 रखेंगे फॉर डबल शेयर। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर कंसिडर क्या कर रहे हैं, कंसिडर शेयर इज हैपनिंग इन थ्रेड। अगर थ्रेड में शेयर होता है तो हम लोग NN की जगह पर 1 रखते हैं, और NS क्या होता है अगर शंक में आपका शेयरिंग हो रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है तो हम लोग हमेशा NN में ही वैल्यूज को रखते हैं। ये चीज आपको पता होगा, जब हम लोग ने डिजाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा NN में ही रखना है। तो NN में हम लोग 1 को रखेंगे यहाँ पर। बाकी ANB का फॉर्मूला आपको पता होगा। देखो, बाकी आप कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर आपको FUB चाहिए होगा। तो FUB अगर आपको क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है, बोल्ट का ग्रेड मेंशन नहीं किया है, यहाँ पर हमको M20 बोल्ट्स दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो बोल्ट का ग्रेड होगा वो 4.6 होगा। तो 4.6 ग्रेड के लिए FUB होता है 400 न्यूटन पर mm²। स्टैंडर्ड है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 4.6 ग्रेड के लिए FUB होता है 400। तो यहाँ पर रख दो सारे फॉर्मूले में 400 अपॉन √3 इंटू गामा MB की वैल्यू होती है 1.25। ये चीज मैंने आपको ऊपर बताया था। और NN के जगह पर रखेंगे 1 को और मल्टीप्लाई में ANB। तो ANB का फॉर्मूला होता है 0.78 π/4 d²। तो d है हमारा 20, तो 20 रखेंगे यहाँ पर और उसको स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से VDSB आपको मिलेगा 45272, लेकिन ये वैल्यू आने वाली है न्यूटन में। अब ये न्यूटन में क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर आपने 400 रखा, जिसका यूनिट था, इस 400 का यूनिट था न्यूटन पर mm², इसलिए ये जो वैल्यू है आपकी न्यूटन में आई। तो आपको चाहिए किलो न्यूटन में, तो इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ से 3 पॉइंट आप खिसका दोगे तो आपको मिल जाएगा 45.27 किलो न्यूटन। यहाँ से आपको मिल गया VDSB। VDSB क्या होता है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। आप चलेंगे हम लोग सेकंड, इसमें बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसके लिए आपको मिनिमम पिच डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा और मिनिमम एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। मिनिमम पिच डिस्टेंस निकलेगा 2.5 इंटू डी। ये चीज फॉर्मूले में आपको बहुत पहले दे चुका हूं। देखो, मिनिमम पिच डिस्टेंस इक्वल्स टू 2.5 डी एंड मिनिमम एंड डिस्टेंस इक्वल्स टू 1.5 डी नॉट। तो उससे आप कैलकुलेट करोगे 2.5 डी, तो 2.5 इंटू 20 इक्वल्स टू 50 mm हो जाएगा आपका मिनिमम पिच डिस्टेंस P, एंड मिनिमम एंड डिस्टेंस E इक्वल्स टू 1.5 डी नॉट, मतलब 1.5 इंटू 22 जो कि होगा 33, लेकिन राउंड ऑफ लेंगे यहाँ से हम लोग 40 mm। ठीक है, तो यहाँ से आप बेयरिंग स्ट्रेंथ के फॉर्मूले रख दोगे VDPB इक्वल टू 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू T इंटू FU अपॉन गामा MB। तो यहाँ पर आपको KB भी कैलकुलेट करना पड़ता है। KB के भी अपने 4 फॉर्मूले होते हैं, वो सब आप IS कोड देख सकते हैं। IS कोड में कैपेसिटी ऑफ बोल्ट का फॉर्मूला आपको दिया गया है। तो यहाँ पर जो KB होता है, KB के अपने 4 फॉर्मूलेस होते हैं, तो चारों भी कैलकुलेट करके देखना पड़ता है आपको, और स्मॉलर उनमें से लेना पड़ता है। तो KB का पहला फॉर्मूला होता है E अपॉन 3 डी नॉट। E कितना आया था हमारा 40 था, 40 अपॉन 3 इंटू डी नॉट कितना है 22। तो यहाँ से पहली वैल्यू आएगी 0.60, और सेकंड फॉर्मूला होता है P अपॉन 3 डी नॉट माइनस 0.25। तो यहाँ पर P रखोगे, P आपका है 50 अपॉन 3 इंटू डी नॉट है 22 माइनस 0.25 करेंगे तो सेकंड का आंसर आएगा आपको 0.50। ठीक है, थर्ड आपको कैलकुलेट करना होता है, उसका फॉर्मूला होता है FUB अपॉन FU। तो FUB
है 400, यहाँ पर देख सकते हो FU भी है 400 और FU होता है 410। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.97। और जो चौथा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला नहीं होता, वो होता है वैल्यू जो कि है 1। मतलब आपका के भी कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, के शुड बी ऑलवेज स्मॉलर देन 1। तो इन चारों में से जो भी मिनिमम है, के बी इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 1 2 3 4, तो इन चारों में से कौन सा मिनिमम है? 0.6, 0.5, 0.97। तो कौन सा मिनिमम है? 0.50 इज द मिनिमम। तो यहाँ से आप के बी को सिलेक्ट करेंगे 0.5। तो यहाँ से आपको थिकनेस भी पता है 8 mm, जो कि हमारी एंगल की थिकनेस है। हमने जो सेलेक्ट किया वो 8 mm थिक हमारा एंगल है। तो यहाँ से आप टी मिनिमम, ये जो फॉर्मूले में टी रखना होता है वो टी मिनिमम होता है, तो हमारा टी मिनिमम 8 mm है। और एफ यू इक्वल्स टू 410 भी लिख दिया और एफ यू इक्वल्स टू 400 भी लिख दिया। तो सारा चीज आपको पता है, इस फॉर्मूले में डाल दो। 2.5 इंटू के बी की जगह पर रखेंगे 0.5 इंटू डी, डी कितना है हमारा 20 है, तो वहां पर रख देंगे। थिकनेस कितनी है? 8 mm है, 8 mm रख देंगे। एफ यू की वैल्यू है 410, तो 410 रख देंगे। अपॉन गामा एम बी होता है 1.25। तो इसको सॉल्व करो, आपको VDPB मिल जाएगा 65600, जो कि न्यूटन में आएगा। क्योंकि ये जो 410 आपने रखा है, 410 ये न्यूटन में होता है, न्यूटन पर mm² इसकी यूनिट होता है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपको न्यूटन में मिलने वाली है। तो हमको चाहिए किलो न्यूटन में, तो यहाँ से भी 3 पॉइंट खिसका दो, तो ये हो जाएगा 65.6। तो VDP मिल जाएगा आपको 65.6 किलो न्यूटन। लेकिन बोल्ट वैल्यू क्या होता है? बोल्ट वैल्यू इज मिनिमम ऑफ VDSB एंड VDPB। तो देखो VDSB कितना मिला था? VDSB मिला था 45.27 और VDPB मिला 65.6। तो स्मॉलर इज 45.27, जो कि कहलाएगा आपकी बोल्ट की वैल्यू। ठीक है, एक बार आपको बोल्ट वैल्यू मिल गई, तो बोल्ट वैल्यू के साथ आप नंबर ऑफ बोल्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड, जिसका फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू टी अपॉन बोल्ट वैल्यू। तो n इक्वल्स टू टी, टी कहां से मिलेगा? देखो टेंसाइल फोर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, t इक्वल्स टू 210। जो बोल्ट वैल्यू है वो भी किलो न्यूटन में है, करेक्ट, 45.27 किलो न्यूटन में है। तो यहाँ से t भी हमको लेना पड़ेगा किलो न्यूटन वाला, तो t रखेंगे हम लोग 210। ठीक है, यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। तो t रख दो 210 अपॉन बोल्ट वैल्यू है 45.27। यहाँ से कैलकुलेट करो, आपको नंबर ऑफ बोल्ट मिल जाएंगे। आपको आंसर आता है 4.63, लेकिन राउंड ऑफ लेंगे। अगर 0.5 से बड़ी वैल्यू है तो यहाँ पर हम लोग ऊपर जाएंगे, जो कि होगा 5 बोल्ट्स। अगर 0.5 से नीचे होगा तब आप 4 ही कंसिडर करते हैं। अगर 0.5 से ऊपर है, मतलब 0.6 है ना, तो हम लोग 5 बोल्ट यहाँ से मान के चलेंगे। तो ये हो गया हमारे नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड इज द 5 बोल्ट्स ऑफ M20। ठीक है, क्वेश्चन में हमको M20 गिवन है ना, यहाँ पर M20 का बोल्ट लेना है, तो हमको 5 बोल्ट लेने हैं। यहाँ पर आपको बोल्ट्स रिक्वायर्ड मिल गए, अब आपको चेक्स लगाने बाकी है। अब तक हमने टेंसाइल चेक नहीं लगाए। कौन से चेक? जो कि डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रैप्चर, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शेयर। हमको अभी डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर करना बाकी है। तो चलिए डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर के चेक्स लगाएंगे, एक एक करके तीनों चेक लगाने हमको। सबसे पहला चेक है हमारा स्ट्रेंथ इन यील्डिंग का चेक। तो स्ट्रेंथ इन यील्डिंग का फॉर्मूला क्या है? TDG इक्वल्स टू FYAG अपॉन गामा एम नॉट। तो सारी वैल्यूज आपको पता है, खाली चेक लगा दो। देखो यहाँ पर ऊपर जो जो गिवन पार्ट लिखा था, यहाँ पर जितने भी गिवन पार्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे थे उन सबको मैंने नीचे ले लिया है, क्योंकि अभी हमको उसमें से देखनी पड़ेगी वैल्यूज, तो एक ही जगह पर ले लिया मैंने। तो रख दो यहाँ पर FY। तो FY यहाँ पे देख सकते हो 250, तो यहाँ पे रख दो 250 अपॉन, उसके साथ मल्टीप्लाई में AG भी है। अब AG कितना है? देखो ग्रॉस एरिया हमने कैलकुलेट किया था, ग्रॉस एरिया देखो ये देखना है हमको AG, जो कि है 976। AG आपका 976 mm² वाला 976 है आपका AG। तो चाहिए तो AG भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, AG इक्वल्स टू 976 mm² 76 अपॉन गामा एम नॉट। गामा एम नॉट देखो कितना है 1.1। तो इसको सॉल्व करो, आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखो यहाँ से वैल्यू आती है 221818, 221818, और ये वैल्यू होगी न्यूटन में, क्योंकि जो 250 आपने रखा है उसका यूनिट था न्यूटन।
तो हमको चाहिए किलो न्यूटन में, तो 3 पॉइंट खिसका दो, 1 2 3, तो जो कि आएगा 221.81 किलो न्यूटन। अब आपको चेक करना पड़ेगा, तो चेक लगाना होता है, चेक टी डी जी शुड बी ग्रेटर देन टी, ये आपको चेक करना होता है। तो देखो टीडीजी कितना है, टीडीजी आया 221.81 और आपका जो टी है, क्वेश्चन में जो टी दिया था वो कितना है 210, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर है। सो इट इज स्ट्रेंथ इन यील्डिंग इज सेफ। तो चलिए यहाँ पर हमने स्ट्रेंथ इन यील्डिंग किया था, तो सेकंड करना है हमको स्ट्रेंथ इन रैप्चर। स्ट्रेंथ इन रैप्चर, तो स्ट्रेंथ इन रैप्चर का फॉर्मूला देखो, यहाँ पर मैंने आपको दो फॉर्मूले दिए थे। स्ट्रेंथ इन रैप्चर के एक प्लेट के लिए अलग होता है और स्ट्रेंथ इन रैप्चर फॉर सिंगल एंगल अलग होता है। तो आपको सिंगल एंगल के लिए कैलकुलेट करना होता है हमेशा, तो सिंगल एंगल के लिए करना होगा, और डबल एंगल का होगा तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना होता है। तो अभी ये फॉर्मूला मैं पूरा लिख लेता हूँ, टीडीएन का ये भी फॉर्मूला है और बीटा का ये पूरा फॉर्मूला मैं वहां पर लिख लेता हूँ। ये आपका फॉर्मूला है टीडीएन का 0.9 इंटू एफ यू इंटू एएनसी अपन गामा M1 प्लस बीटा इंटू एजीओ इंटू एफ आई अपन गामा M0। बीटा की भी एक अपना फॉर्मूला है 1.4 माइनस 0.076 और पूरा ब्रैकेट में W अपॉन टी इंटू एफ आई अपॉन एफ यू इंटू बी एस अपॉन एल सी। और बीटा को भी आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है, बीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.7 एंड बीटा शुड बी लेस देन, ये जो फॉर्मूला दिया है वो। चलिए एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्या क्या अननोन है कैलकुलेट करते जाएंगे। तो यहाँ पर एफ यू हमको मालूम है 410, गामा M1 भी मालूम है हमको यहाँ पर जो कि 1.25, यहाँ पर बचा ANC। तो सबसे पहले ANC को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि आपने पिछला प्रॉब्लम देखा होगा, ANC क्या होता है, C मतलब कनेक्टेड लेग, N मतलब नेट और A मतलब एरिया, नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग। अब हमारा जो सेक्शन है वो 65 का है, मतलब कौन सा भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं हमारे गसेट प्लेट के साथ। अगर आपका सेक्शन 65-45 होता, मतलब अनइक्वल होता, जो बड़ा वाला लेग होता है वो ही आप गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट करते हो। हमेशा याद रखना, बड़ा वाला लेग गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर तो हमारा 65 है, तो कोई भी लो फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कैलकुलेट करना है कनेक्टेड लेग का नेट एरिया, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपका एंगल सेक्शन है और ये ऊपर वाली गसेट प्लेट है, ये आपकी गसेट प्लेट है और ये आपका एंगल सेक्शन है। आपका ये लेंथ है 65, ठीक है, आपका इस तरीके से एंगल सेक्शन है और ये पीछे गसेट प्लेट के साथ कनेक्टेड है। इस तरीके से आपका डायग्राम है और यहाँ पे आपके लगने वाले हैं 5 बोल्ट। हमने कैलकुलेट किए तो 5 बोल्ट हमारा आंसर आया, तो 1 2 3 4 5 बोल्ट लगेंगे हमारे, ठीक है। नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग, तो नेट एरिया कैसे निकलता है, नेट एरिया मतलब क्या होता है, हमको डायमीटर ऑफ द होल माइनस करना होगा। तो कितना डायमीटर ऑफ द होल माइनस करने हैं, 1। मुझे ये वाला एरिया चाहिए अलोंग दिस सेक्शन। तो कैसे निकलेगा, देखो IS है, इसका नाम है ISA 65 8 mm थिक, ठीक है, ये इसकी स्पेसिफिकेशंस है। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, हमको नेट एरिया चाहिए ऑफ द कनेक्टेड लेग, इस लेग का, ये लेग है कनेक्टेड लेग। कनेक्टेड लेग मतलब जो लेग गसेट प्लेट के साथ कनेक्टेड है। तो सबसे पहले विड्थ कितनी है 65, तो यहाँ पर 65 मुझे चाहिए होता है यहाँ तक। तो मैंने आपको बताया था एरिया कहाँ तक कैलकुलेट करना होता है, यहाँ तक कैलकुलेट करना होता है। L1 में से T/2 को माइनस करना होता है, क्योंकि मुझे इस पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए होता है। यहाँ पर देखो L1 माइनस T/2 माइनस N D0, N इज द नंबर ऑफ बोल्ट्स एट क्रिटिकल सेक्शन। तो यही फॉर्मूला मेरा लगने वाला है। तो चलो लगा दो वहां पर, 65 तो हो गया L1 है मेरा 65, इसमें से माइनस करना है थिकनेस बाई 2, थिकनेस बाई 2 मतलब 8/2 यहाँ से माइनस हो जाएगा। उसके बाद माइनस करना है N D0, N क्या है, नंबर ऑफ बोल्ट एट क्रिटिकल सेक्शन, नंबर ऑफ बोल्ट इज 1 बोल्ट, तो 1 इंटू D0, D0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो गिवन पार्ट में हमने D0 की वैल्यू लिखी थी जो कि है 22, तो रख दो यहाँ पर 22। और क्योंकि मैं एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये पूरा मेरा विड्थ हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है थिकनेस के साथ, थिकनेस है मेरा 8 mm। तो इसको सॉल्व करो, यहां से आपको ANC मिल जाएगा, एरिया आता है 312, ठीक है। नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग इज 312 mm
स्क्वायर, ये यहाँ से आपको ANC मिल गया। अब देखो क्या क्या अननोन बचा, यहाँ से ANC मिल गया। अब बीटा, बीटा तो हम लोग बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, बीटा की तरफ बाद में जाते हैं। AGO कैलकुलेट कर लेते। तो AGO, ये O कहलाता है आउटस्टैंडिंग लेग, G फॉर ग्रॉस, A फॉर एरिया। ग्रॉस एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग, आउटस्टैंडिंग लेग मतलब जो लेग फ्री है, जो फ्री लेग है उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग लेग। तो उसका भी डायमेंशन 65 ही है ना, 65 ही है, क्योंकि हमारा 65 है ना, दोनों लेग 65 इक्वल लेग है। तो इसका भी डायमेंशन है 65। उसमें से माइनस करना होता है थिकनेस बाई 2, 8/2 उसमें से माइनस कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 8 के साथ जो कि हमारा थिकनेस है। यहाँ से आपको AGO मिल जाएगा 488, ठीक है, यहाँ से मिल जाता है आपको 488 एंड यूनिट विल बी mm²। तो यहाँ से आपको ANC मिल गया, AGO मिल गया। तो इस फॉर्मूला डालने के लिए क्या बाकी है, बीटा बाकी है। अभी बीटा कैलकुलेट करेंगे। बीटा कैलकुलेट करने से पहले हमको चाहिए W, हमको चाहिए T, FU, FY तो वहां पे ऊपर लिखा है वहां से ले लेंगे, BS और LC बाकी है। तो ये सब चीज अभी हमको कैलकुलेट करना बाकी है। तो आपको डायमेंशंस पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वो होता है एंड डिस्टेंस। तो एंड डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था, देखो मिनिमम एंड डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था 40, तो रख दो वहां पर 40। और पिच डिस्टेंस भी हमने कैलकुलेट किया था जो कि है 50। तो देखो 40 और 50 हम लोग कहाँ पे रखेंगे, ये होता है एंड डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि है 40, और पिच डिस्टेंस 2 बोल्ट के बीच में होता है जो कि 50 हमारा पिच डिस्टेंस, यहाँ से भी यहाँ तक 50 है। 2 बोल्ट के बीच का डिस्टेंस होता है पिच डिस्टेंस, ये भी 50 है, और यहाँ से लेकर यहाँ 50 है, ठीक है। अननोन है W, तो W होता है विड्थ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। यहाँ पर आप देख सकते हो जो चीज मैंने आपको यहाँ पर बताया था, W इक्वल्स टू आउटस्टैंडिंग लेग विड्थ, ठीक है। तो वहां से हम लोग रख देंगे वहां पर आउटस्टैंडिंग लेग का विड्थ कितना है 65, दोनों का भी 65 है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का हमारा 65 mm है। आउटस्टैंडिंग लेग का विड्थ होता है W, और T इक्वल्स टू थिकनेस ऑफ द लेग, तो 8 mm थिक हमारा है, हमने जो पिक किया था, T इक्वल्स टू 8 mm, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, FU और FY तो ऊपर से देख लेंगे, BS अपन LC कैलकुलेट करना बाकी है। देखो BS का एक फॉर्मूला होता है बोल्टेड के लिए, BS का फॉर्मूला होता है W प्लस W1 माइनस T, वेयर W इज विड्थ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। W1 जो होता है वो गेज डिस्टेंस होता है, गेज डिस्टेंस प्लेट के एंड से लेकर बोल्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस, उसको कहते हैं गेज डिस्टेंस। तो BS चाहिए, BS का फॉर्मूला होता है W प्लस W1 माइनस T, ठीक है। तो BS इक्वल्स टू W तो हमको पता है 65 प्लस W1। अब W1 क्या होता है, गेज डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक होता है W1, ठीक है। तो W1 आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर आपको W1 गिवन नहीं है क्वेश्चन में, जैसे कि पिछला क्वेश्चन देख सकते हो, 4th क्वेश्चन जो हमने लिया था वहां पर हमको क्वेश्चन में गेज डिस्टेंस मेंशन था, यहाँ पर आपको देखो गेज डिस्टेंस मेंशन था 50। अगर आपको क्वेश्चन में गेज डिस्टेंस नहीं दिया है तब आप कैलकुलेट करेंगे 60% ऑफ कनेक्टेड W1 इस तरीके से निकलेंगे। तो W1 इक्वल्स टू 0.6 मल्टीप्लाई बाय कनेक्टेड लेग। तो कनेक्टेड लेग का विड्थ कितना है, कनेक्टेड लेग है आपका 65, तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है, दोनों भी 65 है, लेकिन आपको पता होना चाहिए W1 कैसे निकलेगा। 60% ऑफ कनेक्टेड लेग, कनेक्टेड लेग है हमारा 65 का, तो 0.6 इंटू 65, देखो आंसर आता है 39, लेकिन राउंड ऑफ लेंगे हम लोग यहाँ से 40, 39 राउंड ऑफ लेंगे 40 mm। तो देखो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपको नहीं पता, आपको पता है यहां से आगे का डिस्टेंस जो कि है 40। अब ये 40 है तो ऊपर का कितना होगा, जाहिर सी बात है 25 होगा, क्योंकि टोटल है हमारा 65। मैंने ड्राइंग किया है, ये मेरा ब्लॉक शेयर मैंने बनाया, ठीक है, ये बाद में आपको बताने के लिए मैंने ब्लॉक शेयर अभी बना दिया। तो यही पे मैं आपको वो चीज समझा रहा हूँ कि ये 40 आपको मिल गया W1, तो ऊपर का हो जाएगा 25। तो ऊपर का तो अभी नहीं चाहिए, हमको W1 चाहिए यहाँ पर रखने के लिए। तो W1 हम लोग रखेंगे यहाँ पर 40 माइनस थिकनेस है हमारा 8 mm, तो यहाँ से BS को कैलकुलेट करो, आपको BS मिल जाएगा, आता है आपका 97, तो BS मिल गया आपको 97। अब क्या बचा अननोन यहाँ पर,
और बचता है यहाँ पर अननोन LC। LC बाकी है। LC क्या होता है? पहले बोल्ट के सेंटर से लेकर आखिरी बोल्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस। LC होगा 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50। LC इक्वल्स टू 1 2 3 4, 4 बार 50 है ना, तो 4 इंटू 50 दैट इज 200 mm। जब टेंशन मेंबर हमने लिया था, देखो पहले बोल्ट के सेंटर से लेकर आखिरी बोल्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस होता है LC। तो वो क्या होता है? पिच डिस्टेंस। यहाँ से सारे पिच डिस्टेंस को प्लस करना पड़ेगा आपको। तो सारे पिच डिस्टेंस, कितने पिच डिस्टेंस है? 4 पिच डिस्टेंस है यहाँ पर, 1 2 3 4, तो 50 इंटू 4 200 आपको यहाँ से LC मिल गया। देखो यहाँ से आपको सारे अननोन मिल चुके हैं आपके बीटा के लिए। अभी फटाफट बीटा को कैलकुलेट करो। बीटा इक्वल्स टू 1.4 माइनस 0.076 ब्रैकेट में W कितना है? 65 अपॉन थिकनेस कितना है? 8 ब्रैकेट में FY। तो FY FU ये सब आपको पता ही हो चुका होगा अब तक, नहीं तो आप ऊपर जाके देख सकते हो। यहाँ पर हमने रखा था 250 FU 410, वहां से आप देख सकते हो। गिवन पार्ट सब ऊपर में दे चुका हूं आपको। FY की जगह पर रख दो 250 अपॉन FU की जगह पर रख दो 410 मल्टीप्लाई में BS अभी हमने कैलकुलेट किया था 97 अपॉन LC अभी हमने निकाला जो कि है 200। तो इसको कैलकुलेट करो, यहाँ से आपको बीटा मिल जाएगा। यहाँ से आपको बीटा मिलता है 1.217। बीटा इक्वल्स टू 1.217। ध्यान रखना, बीटा निकालने के बाद भी आपको बीटा को एक क्रॉस चेक करना होता है। बीटा शुड बी ग्रेटर देन 0.7 एंड बीटा शुड बी लेस देन ये वाला फॉर्मूला। बीटा शुड बी ग्रेटर देन 0.7 एंड बीटा शुड बी लेस देन 1.44। अब ये 1.44 कैसे आया? ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। FU गामा M0 अपॉन FY गामा M1, आप ये सब देख सकते हो। FU FY और गामा M0 M1 की वैल्यूज आपको पता है, वो सब डाल के यहाँ पर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो 1.44 मिल जाएगा। यहाँ से मेरा बीटा ओके है, तो मैं आगे इसको कैरी कर सकता हूँ। अगर 1.44 के ऊपर होता तो वो मैं नहीं ले सकता, मैं 1.44 से ऊपर जा ही नहीं सकता, तो मैं 1.44 को लेता। और अगर 0.7 से बीटा छोटा आता तो मैं 0.7 को लेता। 0.7 से नीचे नहीं जा सकता, तो उनके बीच में है 1.217, तो वो मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा बीटा मिल गया 1.27। आपके पास सब कुछ है अभी TDN के फॉर्मूला डालने के लिए, तो फटाफट कैलकुलेट कर लो। इक्वल्स टू 0.9 इंटू FU। FU अब तक आपको पता चल गया होगा, FU की वैल्यू होती है 410 इंटू ANC। देखो ANC हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पर ANC देखो, ANC हमने यहाँ पर रखा था जो कि है 312, ठीक है। और FU भी यहाँ पर आप देख सकते हो, FU की वैल्यू होती है 410। तो ANC हमको रखना है, ANC हमारा 312, तो ANC रख देंगे 312 अपॉन, ये चीज आपको पता होगा, गामा M1 की वैल्यू होती है 1.25 और बीच में है प्लस बीटा। बीटा कितना है मेरा? 1.217 मल्टीप्लाई बाय AGO। देखो AGO हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, AGO इज 488, तो AGO है 488, उसके साथ मल्टीप्लाई में है FY। तो FY अब तक आपको पता चल गया होगा, FY होता है 250 अपॉन गामा M0। गामा M0 होता है 1.1। ये चीज अब तक आपको याद हो चुका होगा, FY FU गामा M1 और गामा M0। तो इसको सॉल्व करो, आपको TDN मिल जाएगा। टू टू 22707 और अब तक पता चल गया होगा आपको, ये आंसर न्यूटन में आने वाला है, क्योंकि 410 और 250 डाला था, उसका यूनिट था न्यूटन पर mm²। तो ये भी आंसर न्यूटन में आया, लेकिन किलो न्यूटन में चाहिए। 3 पॉइंट खिसका दो, 1 2 3, जो कि आ जाएगा 227.07 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर आपको सेकंड वैल्यू भी मिल गई है, जो कि होता है स्ट्रेंथ इन रैप्चर। तो यहाँ पर आपको एक चेक लगाना पड़ता है, यहाँ पर जो चेक लगाना पड़ता है, चेक TDN शुड बी ग्रेटर देन T। तो TDN कितना है? तो TDN इक्वल्स टू
227.07 एंड टी जो क्वेश्चन में दिया है वो है 210। देखो यहाँ पर हमने लिखा था ना टी जो है 210, तो यहाँ पर हमारा चेक हो गया। तो स्ट्रेंथ इन रैप्चर इज सेफ। अब चलेंगे हम लोग, तीसरा चीज हमको कैलकुलेट करना पड़ता है यहाँ पर। देखो तीसरा चीज क्या लेना है, अब हमारा तीसरा बचता है ब्लॉक शेयर का फेलियर, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शेयर। तो ये दोनों भी फॉर्मूले हमको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। स्ट्रेंथ इन ब्लॉक शेयर, तो ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पर जो अननोन है वो है जी, एटीएन, एवीएन और एटीजी। इनके अलावा बाकी सब वैल्यूज आपको ऊपर से कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे, बस आपको ये चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवीजी, एटीएन, एवीएन, एटीजी। तो चलिए एवीजी क्या होता है, ग्रॉस एरिया एट शेयर। जो आपका शेयरिंग में जो फेलियर होने वाला है वो होगा अलोंग 1, 2, और जो टेंशन में फेलियर होने वाला है वो होगा अलोंग 2, 3। ठीक है, तो 1, 2 के जो अलोंग होगा वो होगा शेयर फेलियर, और 2, 3 के जो अलोंग होगा वो होगा टेंशन फेलियर। ठीक है, ये चीज मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 3 में भी बताया था, प्रॉब्लम नंबर 4 में भी बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पर मैंने आपको बताया था शेयर फेलियर इज अलोंग 1, 2 एंड टेंशन फेलियर इज अलोंग 2, 3। ठीक है, ग्रॉस एरिया इन शेयर अलोंग 1, 2, तो अलोंग 1, 2 का डिस्टेंस पूरा प्लस कर दो, 40 प्लस 50 इंटू 4। ठीक है, तो पूरा डिस्टेंस चाहिए मुझे 1 से लेकर 2 तक का, जो कि है 40 प्लस 50 इंटू 4। ग्रॉस एरिया है ना, ग्रॉस एरिया में डायमीटर माइनस नहीं होता, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं थिकनेस के साथ, तो यहाँ से मेरे को ग्रॉस एरिया मिल जाएगा। इसका आता है 1920 mm स्क्वायर, जिसका यूनिट होगा। ठीक है, एवीजी मिल गया। अब चाहिए मुझे एवीएन, जो कि होता है नेट एरिया इन शेयर। नेट एरिया मतलब क्या होगा, सिर्फ ये जो है 40 प्लस 50 इंटू 4, इसमें होल के डायमीटर माइनस हो जाएंगे, तो 40 प्लस 50 इंटू 4, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसमें से होल के डायमीटर माइनस हो जाएंगे, तो देखो यहाँ पर एक होल पूरा जा रहा है, दूसरा होल भी पूरा जा रहा है, तीसरा होल भी पूरा जा रहा है, चौथा होल भी पूरा जा रहा है, जो पांचवा होल है वो आधा जाता है। तो जो लास्ट वाला होल होता है वो हमेशा आधा जाता है। ये चीज मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पिछले आप प्रॉब्लम्स में देख सकते हो, थर्ड और फोर्थ में। अगर आपको ये चीज अब तक नहीं समझ में आया तो यहाँ पर मुझे माइनस करना पड़ेगा डी नॉट। तो डी नॉट का सबसे पहले मुझे डायमीटर चाहिए होगा। डायमीटर ऑफ होल कितना है, डायमीटर ऑफ होल की वैल्यू है 22। ठीक है, तो मुझे होल का डायमीटर उसमें से माइनस करना पड़ता है, लेकिन कितने होल के डायमीटर माइनस करेंगे पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 पूरे, माइनस 4 इंटू 22, 4 पूरे डायमीटर माइनस करने पड़ेंगे और एक आधा डायमीटर माइनस करना पड़ेगा, मतलब 22 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 4 डायमीटर पूरे माइनस किए और एक आधा डायमीटर माइनस किया, तो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का मुझे लेंथ मिल गया, और मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, यहां से मुझे एवीएन मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट करो, आपको एवीएन मिल जाएगा। आता है 1128, 1128 एंड यूनिट विल बी mm स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल गया AVNB और यहाँ से मिल गया था AVG। अब चाहिए मुझे ATG, मतलब ग्रॉस एरिया एट टेंशन। अब देखो टेंशन में कौन कौन है, 3 से लेकर 2 तक होता है टेंशन में, तो जिसका डिस्टेंस है 25, ग्रॉस में डायमीटर माइनस नहीं होता, तो सिंपली 25 विड्थ और मल्टीप्लाई बाय थिकनेस 8, तो 25 इंटू 8 देगा आपको 200 mm स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ATG मिल गया। अब चाहिए मुझे ATN, जो कि होता है नेट एरिया एट टेंशन। तो नेट एरिया टेंशन मतलब क्या होगा, 25 जो ये विड्थ है इसमें से डायमीटर माइनस करना होगा, लेकिन डायमीटर भी आधा ही जा रहा है,
देखो 25 जो विड्थ है 3 से लेकर 2 तक, उसमें आधा ही डायमीटर जा रहा है, पूरा डायमीटर नहीं जा रहा, आधा डायमीटर जा रहा है। में से मुझे माइनस करना है आधा डायमीटर। आधा डायमीटर किसका? होल का डायमीटर आधा, तो 22/2 आधा होल का डायमीटर जाता है ना, 2 से लेकर 3 तक आप देख सकते हैं आधा होल का डायमीटर जा रहा है, तो मुझे 22/2 उसमें से माइनस करना पड़ेगा। ये तो हो गया मेरा विड्थ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। देखो आंसर आता है 112 mm²। ठीक है, यहाँ पर आपको डालने के लिए AVG मिल गया जो कि है 1920, यहाँ पर ATN मिल गया, ATN है 112, यहाँ पर डालने के लिए AVN मिल गया, AVN है यहाँ पर 1128, और यहाँ पे डालने के लिए ATG मिल गया, ATG इक्वल्स टू 200। सारी चीज पता है, FY FU और गामा M1 गामा M0 तो आपको ऊपर से मिल जाएगा। तो अब मैं आपको डायरेक्टली कैलकुलेशन बता देता हूँ, इसके आगे का सॉल्व करके दिखाऊंगा तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। सिंपली जो हमारा TDB1 का जो फॉर्मूला है और TDB2 का जो फॉर्मूला है उसमें हमने पुट किया है TDB1 1920 जो कि हमारा AVG है, देख सकते हो AVG हमको आया था 1920, यहाँ पर पुट कर दिया 1920। FY होता है 250, तो यहाँ पर 250 अपॉन √3 गामा M0, √3 गामा M0 होता है 1.1, और फिर यहाँ पर 0.9 और मल्टीप्लाई में ATN, ATN यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 112, यहाँ पर रख दिया 112, मल्टीप्लाई बाय FU, FU होता है 410 अपॉन गामा M1 होता है 1.25, तो यहाँ पर रख दिया। यहाँ से आपको TDB1 मिल जाएगा 284,997, और ये आपको मिलने वाला है न्यूटन में, क्योंकि आपने जो 250 और 410 रखा उसकी वैल्यू थी न्यूटन पर mm², जो कि ऊपर मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ से 3 पॉइंट खिसका दो, आपको किलो न्यूटन में मिल जाएगा। तो TDB1 आपको किलो न्यूटन में मिल गया। वैसे ही आपको TDB2 कैलकुलेट करना है 0.9 AVN, तो 0.9 AVN, AVN की जगह पर देख सकते हो AVN 1128 रख देंगे, यहाँ पर 1128 मल्टीप्लाई बाय FU, FU होता है 410 प्लस ATG, ATG यहाँ पर है 200, तो रख देंगे ATG की जगह पर 200 मल्टीप्लाई बाय FY, FY होता है 250 और अपॉन गामा M0 होता है 1.1, यहाँ से TDB2 मिल जाएगा 237703 जो कि न्यूटन में आएगा, उसको किलो न्यूटन में कर दो तो वो जाएगा 237.70। ठीक है, तो जो हमारा TDB कहलाता है, TDB क्या होता है? ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ, वो मिनिमम ऑफ TDB1 एंड TDB2, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है? ये है 284 और ये है 237, तो जाहिर सी बात है 237 छोटा है, तो TDB की वैल्यू आ जाएगी 237.70 किलो न्यूटन। देखो आपको फिर एक चेक भी करना पड़ता है, जैसे देखो यहाँ पर सब जगह हमने चेक किया था, ऊपर भी हमने एक चेक लगाया था, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी हमने एक चेक लगाया था, वैसे अभी ब्लॉक शेयर के लिए भी एक चेक लगाना पड़ेगा, तो वो चेक होगा सो TDB 237.70 शुड बी ग्रेटर देन 210, तो ग्रेटर है ना, 237 है, हमारा रिक्वायरमेंट कितना है 210, इसका मतलब क्या है यहाँ पर भी पास हो गया, सो डिजाइन स्ट्रेंथ इज ओके इन ब्लॉक शेयर, मतलब पास हो गया हमारा। और आपको फाइनल एक ऐसा कंक्लूजन देना होगा, हेंस आवर सेक्शन जो हमने सेलेक्ट किया था ISA 6565 जिसका थिकनेस सेलेक्ट किया था 8 mm थिक, इज सेफ टू यूज अंडर फैक्टर्ड टेंसाइल लोड 210 किलो न्यूटन। ठीक है, ये सेफ है विथ बोल्ट्स ऑफ 5 नंबर, 5 बोल्ट्स वहां पर लगेंगे, जिसका पिच डिस्टेंस होगा 50 mm, जिसके एंड डिस्टेंस होगा 40 mm, और फॉर लेंथ ऑफ द मेंबर 3 mm, लैम्बडा की वैल्यू आई थी 240। ये चीज देखो बहुत पहले हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, लैम्बडा, लैम्बडा हमने जब चेक किया था, देखो लैम्बडा अपना कितना आया था 240, लैम्बडा इक्वल्स टू 240, सो इट इज सेफ इन ऑल द कंडीशन, और हमने सारे के सारे कंडीशन चेक कर लिए, हमने यील्डिंग भी चेक कर लिया, हमने रैप्चर भी चेक कर लिया, और हमने ब्लॉक शेयर भी चेक कर लिया, तो हमारा जो ISA 65 8 mm थिक इज सेफ टू यूज अंडर फैक्टर लोड 210 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन पार्ट खत्म होता है इसका। अब चलिए, मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको क्वेश्चन आता है 2 एंगल सेक्शन के लिए, आपको डिजाइन करना है 2 एंगल सेक्शन, तब आप क्या करेंगे? जब आपको 2 एंगल सेक्शन के लिए कैलकुलेट करना होगा, तब जो आपको ग्रॉस एरिया की जो वैल्यू आएगी 924, ये जो वैल्यू आएगी 924, इसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डिजाइन करना है 2 एंगल सेक्शन, तो जो आपका टेंसाइल फोर्स होगा
उसकी मदद से आप एजी रिक्वायर्ड फाइंड आउट करते हो ना, तो आपको 924 अगर आपका आंसर आता और आपको दो एंगल सेक्शन लगाने पड़ते तो आप 924 को डिवाइड बाय 2 करते और आप एजी रिक्वायर्ड फिर यहाँ पर रखते, जो आपको स्टील टेबल में चेक करने के लिए जाना है। स्टील टेबल में चेक करने के लिए जाना होता है तो सिंगल एंगल के लिए जाना होता है, तो सिंगल एंगल के लिए आप जाएंगे तो आपको यहाँ से डिवाइड बाय 2 करके वैल्यू को आगे लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो आंसर आएगा वो दो एंगल के लिए आएगा। आपको डिवाइड बाय 2 करना है फॉर सिंगल एंगल। आपको हमेशा सिंगल एंगल के लिए डिजाइन करना है और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना अगर आपको क्वेश्चन में डबल एंगल डिजाइन करना है तो। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा वो डबल एंगल का आएगा, डिवाइड बाय 2 करके यहाँ पर रख देंगे। एरिया ढूंढने के लिए जाएंगे तो वो डिवाइड बाय 2 वाली वैल्यू होनी चाहिए, और जो यहाँ पर आर मिनिमम होगा इस डिवाइड बाय 2 कर देना। इसको भी डिवाइड बाय 2 करके फिर दोनों चेक करना, जाके स्टील टेबल में आप लेंगे। ये दोनों भी वैल्यू डिवाइड बाय 2 होनी चाहिए। ठीक है, डिवाइड बाय 2 करके आप स्टील टेबल में जाके चेक करेंगे और वहां से आप सेलेक्ट करेंगे। देखो डिवाइड बाय 2 करके आपने चेक किया था ग्रॉस एरिया, तो यहाँ पर जब आप ग्रॉस एरिया रखेंगे तब आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करके रखना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके आप यहाँ पर ग्रॉस एरिया रखोगे। ठीक है, तो जो आर मिनिमम आप रखोगे वो भी मल्टीप्लाई बाय 2 करके रखोगे, क्योंकि आपने डिवाइड बाय 2 करके चेक किया था। तो यहां से आपका ग्रॉस एरिया जो निकलेगा वो मल्टीप्लाई बाय 2 होना चाहिए। जो आपने सिंगल एंगल के लिए निकाला ग्रॉस एरिया शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2 फॉर डबल एंगल। इतना ही फर्क है जब आप डबल एंगल के लिए करेंगे। डिजाइन ऑफ बोल्ट में कोई फर्क नहीं है, डिजाइन ऑफ बोल्ट आप इसी मेथड से निकालोगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। डबल एंगल होगा तो भी इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला। आपको चेंजेस आएगा जब आप चेक करेंगे डिजाइन टेंसाइल मेंबर के लिए। जो आप यहाँ पर देखना आप एजी कौन सा रख रहे हो। अगर आप ग्रॉस एरिया मल्टीप्लाई बाय 2 करके रख रहे हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आप सिंगल एंगल का ग्रॉस एरिया रख रहे हो तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी टीडीजी की उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना आप ग्रॉस एरिया कौन सा रख रहे हो। आप 2 एंगल सेक्शन का ग्रॉस एरिया रख रहे हो, इसका मतलब आपने मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर ही कर दिया होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बोला कि पहले ही यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो ग्रॉस एरिया यहाँ पर रख देना, और बाकी सब तो आप आराम से कैलकुलेट करके आपको टीडीजी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, जब आप स्ट्रेंथ इन रैप्चर कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तब सिंगल एंगल के लिए कैलकुलेट करते हो, तब जो आपकी स्ट्रेंथ इन रैप्चर की वैल्यू आएगी TDN उसको सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और कुछ नहीं करना, सिंपली यही फाइनल आंसर को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। क्योंकि जो आप स्ट्रेंथ इन रैप्चर के लिए कैलकुलेट करते हो वो आप सिंगल एंगल के लिए करते हो। अगर आपका क्वेश्चन डबल एंगल के लिए है तो आप सिंपली जो फाइनल आंसर है उनको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे। ठीक है, वैसे ही सेम केस होगा ब्लॉक शेयर के लिए। ब्लॉक शेयर के लिए जो आपका फाइनल आंसर आएगा ब्लॉक शेयर का, यहाँ पर देखो फाइनल आंसर जो था टीडीबी का, जो ब्लॉक शेयर का आंसर था उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपको डबल एंगल के लिए मिल जाएगा। डबल एंगल के लिए कुछ नहीं है, देखो कोडल प्रोविजन में मैंने आपको बताया था आपको डबल एंगल के लिए डिजाइन करना है तो आपको सिंगल एंगल के लिए डिजाइन करना होगा और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो आपको डबल एंगल का डिजाइन स्ट्रेंथ मिल जाएगा। चाहे आपका केस ऑपोजिट साइड कनेक्टेड हो, चाहे आपका केस बैक टू बैक कनेक्टेड हो, कैसा भी केस होने दो, 2 इंटू डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल एंगल इक्वल्स टू डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ दिस, दो एंगल का वैसे निकलता है। तो आपने अगर मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो आप बुक में जाके कोई भी क्वेश्चन उठा के देखोगे डबल एंगल का और उसको थोड़ा सा रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ फाइनल आंसर को मल्टीप्लाई बाय 2 करना होता है। इस टीडीबी को मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा और इस टीडीएन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा। ठीक है, इन दोनों जगह पर मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा। लेकिन अगर आप यील्डिंग में पहले से ही ग्रॉस एरिया मल्टीप्लाई बाय 2 करके रख रहे हो तो इस फाइनल आंसर को मल्टीप्लाई बाय 2 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है आपने यहाँ पर ग्रॉस एरिया को मल्टीप्लाई बाय 2 करके किया है या सिंगल एंगल का ग्रॉस एरिया किया है, तो वो आपके ऊपर है। आप एक बार बुक का प्रॉब्लम रीड कर लेना, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो आप समझ गए होंगे कि डबल एंगल को कैसे कैलकुलेट करना होगा।
तो यहाँ पर आपका पूरा सोल्यूशन पार्ट कंप्लीट होता है और सिलेक्शन ऑफ एंगल सेक्शन हमने प्रॉब्लम किया था। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।